वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस में। यह जो डिक्टेशन होगी यह बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिक्टेशन है। ये जो डिक्टेशन होगी वो 60 शब्द प्रति मिनट की दर से बोली जाएगी। डिक्टेशन जब शुरू की जाएगी तब 40 से 50 की स्पीड में शुरू होती हुई अंत में 60 से 70 तक की स्पीड में हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी बेसिक से हैं वो इस डिक्टेशन को जरूर दें। साथ ही डिक्टेशन भी आपको सामने दिखाई गई है। ये डिक्टेशन भी आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप यहाँ से इसके जो आउटलाइंस हैं वो आउटलाइंस आप बना सकते हैं। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को आउटलाइंस में प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेक्स्ट के माध्यम से या इमेज के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेडी रहें। डिक्टेशन आपकी शुरू होगी 3 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। इजाजत के बगैर भारत के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का नौ परिवहन अभ्यास गंभीर चिंता का विषय है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब भारत राजनयिक चैनल के जरिए अमेरिका को अपनी चिंताओं से अवगत कराता है और अमेरिकी सेना समुद्री क्षेत्रों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर राग अलापती है कि उसकी नौसेना ने कुछ गलत नहीं किया। चेंज अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने खुद बयान जारी कर खुलासा किया था कि 7 अप्रैल को उसके युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने नौ परिवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया। यह सब लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील दूर भारतीय क्षेत्र में किया गया। बयान में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वह कम आपत्तिजनक नहीं है। बयान में कहा गया भारत का यह दावा कि उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास या आने जाने से पहले उसे सूचना देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मेल नहीं खाता। अमेरिकी नौसेना
पहले भी ऐसे अभ्यास करती रही है, आगे भी करती रहेगी। अमेरिकी अभ्यास न सिर्फ भारत की समुद्री परिवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन है, बल्कि देश की संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती भी है। किसी भी तटीय देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होती है। इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य गतिविधि के लिए उस देश की इजाज़त जरूरी है। अंडमान निकोबार में एक चीनी जहाज ने 2019 में इसी तरह की हरकत की थी। तब भारत के कड़े विरोध का अमेरिका ने समर्थन किया था। अब उसकी नौसेना ने वही किया है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मजबूत करने पर जोर जरूर दिया गया था। यह नहीं कहा गया था कि सहयोगी देश की इजाज़त के बगैर उसके समुद्री क्षेत्र में इस तरह अभ्यास किया जाएगा। ऐसे अभ्यास के तहत अगर विदेशी जहाज किसी देश के जलमार्ग से गुजरता है तो उस देश की सहमति जरूरी है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। चेंज भारत और अमेरिका रणनीतिक सहयोगी हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का मिलकर विरोध करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यदा कदा अमेरिकी जहाज का भारतीय क्षेत्र में नजर आना विशेष गंभीर बात नहीं है, लेकिन बगैर सूचना दिए अमेरिकी नौसेना का अभ्यास खतरे की घंटी है। इस गलत परंपरा पर लगाम लगाना जरूरी है। भारत को मजबूती से अमेरिका के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। अपना यह रुख भी साफ कर देना चाहिए कि जिस तरह वह
दूसरे देशों के समुद्री क्षेत्र का सम्मान करता है। अपने क्षेत्र के बारे में दूसरे देशों से भी इसी तरह के सम्मान की अपेक्षा रखता है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हर मोर्चे पर परस्पर सहयोग और भरोसे के साथ पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है। चेंज महोदय, हम अवश्य ही आत्मनिर्भर होना चाहेंगे, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा और जिससे इतने ज़्यादा लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा हो, तो अगर हम आयात द्वारा उनकी सहायता कर सकते हों तो इसे गलत काम नहीं समझना चाहिए। फिर भी हमने मामूली आयात से ही काम चलाया है। देश के कुछ भागों में लोगों के दारुण कष्ट पर कुछ माननीय सदस्यों ने जो व्यथा व्यक्त की है, मैं भी उनमें शरीक हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आमतौर पर अखबारों के हवाले से कुछ कहा करते हैं, और मैं यह भी नहीं मानती कि अखबारों में सब कुछ सही छपता है। लेकिन अगर कोई बात छापे में देखने को मिलती है तो माननीय सदस्य बहुत प्रभावित होते हैं। मुझे जिस अखबार का जिक्र यहाँ करना है वह मुझे अभी कुछ देर पहले ही देखने को मिला है। इसमें एक विदेशी संवाददाता, जिसने त्रिपुरा को छोड़ सूखाग्रस्त सभी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मैसूर का दौरा किया है, जो कुछ लिखा है वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने देखा कि अधिकांश भारतीय कृषि क्षेत्र वर्षा की कमी का सामना करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ हैं। हरित क्रांति असफल नहीं हुई है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पिछले साल गर्व के साथ कहा था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, तो वह लगभग सही बात कह रही थी। जैसा कि मैंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। इस साल हुआ यह है कि मुख्य रूप से वर्षा सिंचित प्रदेशों में मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। हमारी विकास गतिविधियों के कारण गेहूं की पैदावार वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती रही है। जिन इलाकों में अक्सर सूखा पड़ता है, उनके लिए अलग से उपाय करने की जरूरत है। जैसा कि सदन को मालूम है, एक विशेष दल
इन दिनों ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य प्रणाली को अंतिम रूप दे रहा है, जो समग्र विकास के अंग के रूप में कार्यान्वित होगी। चेंज हमारी चिंता का एक और विषय है खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि की समस्या। कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित फायदा उठाया गया है और प्रत्येक प्रयास को विफलता का सूचक बताते हुए शुरू से ही अभाव की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी तथा सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पनपी है। सदन को मालूम है कि हम अगले सीजन में गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ उन तत्वों को निर्मूल करना है जो जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। मैं जानती हूँ कि यह आज के ढांचे में किया जाने वाला एक बड़ा परिवर्तन है, जिसका निहित स्वार्थ वाले लोग विरोध करेंगे और उनकी ओर से इसे विफल करने की सभी कोशिशें की जाएंगी। चेंज तृणमूल का कहना है कि पारिवारिक रंजिश के चलते वह हत्या हुई। इसी तरह बिहार के नालंदा में एक जद कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वह कार्यकर्ता 7वें चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर एजेंट था। जद का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी हार की बौखलाहट में वह हत्या कर दी। समाप्त। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डिक्टेशन के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।